Good morning, all of you. Today we read chapter 9, A Shirt in the Market. इसमें हमने एक शर्ट की जो स्टोरी थी उससे पूरे मार्केट को जाना कि किस तरीके से एक जो गुड्स है या कोई भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में आता है और एक बाज़ार की चेन द्वारा उसे गुजरना पड़ता है और किससे इसको प्रॉफिट मिलता है किसको नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे वीवर्स की बात कर रहे थे, तो वीवर्स जो है उनको तो यही नहीं पता होता है कि जो वो कपड़ा बना रहे हैं वो कहाँ बिक रहा है। और वीवर्स को जो व्यापारी हैं, मर्चेंट हैं, उनके द्वारा कच्चा माल दे दिया जाता है और तैयार माल खरीद कर बाज़ारों में बेचा जाता है। तो जो बुनकर हैं उनको कपड़े बुनने की जो कॉस्ट मिलती है वो बहुत कम कॉस्ट मिलती है और जिसके लिए पूरा जो परिवार है वो लग जाता है। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि दिल्ली में है। अब इसके बीच में हमने एक मार्केट के बारे में पढ़ा था जो कि तमिलनाडु में था, एरोड मार्केट, जो कि तमिलनाडु का बहुत बड़ा बाजार था जो कि कपड़े का मार्केट था और उसमें व्यापारी जो है कपड़े बेचते हैं और दूसरे देश के व्यापारी आकर उसको खरीदते हैं और फिर अपने बाज़ारों में बेचते हैं। तो इसी से संबंधित ये टॉपिक है। द एरोड मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर्स टू द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो जो बड़ा सारा बाज़ार लगता है उसके जो व्यापारी हैं वो जो तैयार कपड़ा है उसको फैक्ट्री नियर द दिल्ली उसको भेजते हैं फैक्ट्री में। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज़ द क्लॉथ टू मेक शर्ट। अब ये जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री है तो वो जो जब कपड़ा बनकर आ जाता है तो फिर वो उसे शर्ट्स बनाती है। द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। और ये जो शर्ट्स बनती हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब बेचा जाता है बाहर जो फॉरेन कंट्रीज है उनमें। अमंग द फॉरेन बायर्स आर बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएस एंड द यूरोप हु रन अ चेन ऑफ स्टोर्स। ये जो जितने भी बायर्स हैं, खरीदार हैं जो कि यूएस और यूरोप के हैं, उनकी भी एक बाज़ार की चेन है। दिस लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स। ये जो बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं जो कि कपड़े का व्यापार करते हैं अपनी शर्तों पर करते हैं। दे डिमांड द लोएस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर्स। वो जो डिमांड करते हैं कपड़े की, शर्ट की जो डिमांड करते हैं वो कम से कम कीमत पे करते हैं। इन एडिशन दिस सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। एनी डिफेक्ट और डिले इन द डिलीवरी इज डिलीट with strictly. So the export tries his best to meet the conditions set by these powerful buyers. अब जो ये होता है कि जो खरीदना बेचना होता है, यानी कि कोई चीज़ बाहर एक्सपोर्ट हो रही है कंपनी के द्वारा तो कुछ कंडीशंस पे होती हैं कि टाइमली जो है वो उनको उनका जो माल होता है वो चाहिए होता है और इसके अलावा उसमें से यदि कुछ मतलब जैसे टाइम के बाद होता है या फिर उसमें से कुछ डिफेक्ट चीज़ें निकलती है तो फिर उसका भी एक कुछ ना कुछ प्रावधान रखा जाता है, पनिशमेंट रखा जाता है या पैसे की कट होती है। जबकि ये जो है माल को बहुत ही कम कीमत पर लेकर अपने जो यूरोप के बाज़ार है उसमें हाई प्राइस पे ये शर्ट्स वगैरह बेचते हैं। फेस विद सच pressures from the buyers, the garment exporting factories in turn try to cut cost. तो इतना प्रेशर जब खरीदार का होता है तो जो गारमेंट फैक्ट्री होती है वो इसकी कीमत में कुछ कमी करती थी। गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर एट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस। और वो सारा क्या होता है वसूल उन मजदूरों से होता है जो कि काम करते हैं। वो जो मजदूरों को रखती है वो बहुत कम प्राइसेस पर रखते हैं। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट टू फॉरेन बायर्स एट द चीप प्राइस। तो इस तरीके से अब क्या है कि उनकी जो लागत लगती है उस कपड़े को बनाने में वो तो लगती है, लेकिन वो क्या करती है कि अब क्योंकि कपड़े की कॉस्ट कम कर दी है तो उसको सारा वसूल करते हैं मजदूरों से कि मजदूरी बहुत कम देते हैं और ज़्यादा काम करवाते हैं। तो इस तरीके से अपना बेनिफिट रखते हुए वो कपड़ा तैयार करते हैं और फिर वो बायर्स को देते हैं। द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री हैज़ 70 वर्कर्स। गारमेंट फैक्ट्री है इम्पैक्स, उसमें 70 मजदूर हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, उसमें से ज़्यादा महिलाएं हैं। मोस्ट ऑफ दिस वर्कर्स आर द एम्प्लॉयड ऑन द टेम्परेरी बेसिस, इसमें से ज़्यादा मजदूर हैं वो अस्थायी हैं। दिस मीन्स दैट द वैन एवर द एम्प्लॉयर्स फील दैट द वर्कर्स इज नॉट नीड द वर्कर्स कैन बी आस्क्ड टू लीव। जब मालिक को लगता है कि अधिक मजदूरों की ज़रूरत नहीं है तो मजदूरों को कह दिया जाता है कि वे छुट्टी पे रहें। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। मजदूरों की दक्षता के अनुसार, कार्य के अनुसार उनका वेतन तय है। द हाईएस्ट पेड अमाउंट द वर्कर्स
आर द टेलर्स हु गेट अमाउंट ₹3,000 पर मंथ। सबसे ज़्यादा जो वेतन मिलता है वो टेलर्स को मिलता है, जो कि 3,000 रुपये प्रति माह है। Women are employed as helpers for thug cutter, buttoning, ironing and the packing. In these jobs have the lowest wages। और जो महिला मजदूर हैं वो क्या करती हैं, थर्ड कटर का वर्क करती हैं, बटन लगाने का करती हैं, प्रेस करने का करती हैं और पैकिंग करने का करती हैं, और उनकी मजदूरी तो और भी कम है। जैसे टेलर की बताई गई कि प्रति माह जो वेतन है वो 3,000 रुपये है, और जो आयरन कर रहे हैं कपड़े को, यानी कि जो महिला मजदूर आयरन कर रही है उसको ₹1.5 मिल रहा है पर पीस के अकॉर्डिंग, और जो चेकिंग कर रही हैं उनको 2,000 रुपीज़ मिल रहे हैं महीने में। थर्ड कटर जो है, जो कि जो भी कपड़ा है उसके जो वेस्ट, जैसे उसमें धागे वगैरह लटके होते हैं, वो सब चीज़ें हटाती हैं, कटर से जो भी काम करना होता है वो करती है, उनको 1,500 रुपये पर माह मिल रहा है। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, the number of shirts are on display at the large cloth shop in the United States are priced at 26, that is each sell of 26 around ₹1,200। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट में उस समय जो करेंसी चलती है, तो उस करेंसी का जो 26 है वो हमारे इंडिया करेंसी का 1,200 है, यानी कि एक जो शर्ट है वो 1,200 रुपये की वहाँ पे बिक रही है। यूज़ द डायग्राम शो इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स लो। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स डायग्राम को देखकर पूरा करना है। द गारमेंट एक्सपोर्ट सोल्ड द शर्ट, जैसे कि क्या फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्ट इन दिल्ली फॉर ₹, पर शर्ट, मतलब जो 200 रुपये की शर्ट उसने परचेज की। ही देन स्पेंड ₹डैश फॉर एडवर्टाइजिंग द मीडिया, और उसने एडवर्टाइजिंग में उसमें 300 रुपये और लगा दिए। एंड अनदर ₹, पर शर्ट ऑन द स्टोरेज, और स्टोरेज करने के लिए ₹100 लगा दिए। तो पर इन सब कामों में 300, 100 और 200 में पूरे 600 रुपये लगे, लेकिन वो शर्ट कितने में बिक रही है यूरोप में और बाहर के देशों में 1,200 रुपये में, यानी कि टोटल 600 रुपये का उनको प्रॉफिट हो रहा है। 600 इज प्रॉफिट ऑन दिस शर्ट। इफ ही इज एबल टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट हिज प्रॉफिट्स विल बी हायर। तो सोचो एक शर्ट पे उसे 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जब ज़्यादा नंबर में शर्ट बेचता है तो उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एज ₹200 पर प्राइस। The cloth and other raw material cost him ₹70%. The workers' wages cost others 15%. The cost of running this office came to ₹15%. Can you calculate the profit percentage of the garment export? अब देखो गारमेंट एक्सपोर्ट जो है उसका ये खर्चा होता है, मजदूरों को इतना कम देती है 70, मतलब उसको लगभग 30% वो कमा रहा है, तो 200 का जो 30% हो गया वो कितना हो गया, ₹60, मतलब जो है उसका प्रॉफिट निकल रहा है। हु आर द गेनर्स इन द मार्केट? अ चैन ऑफ द मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टू बायर्स एट द सुपर मार्केट। अब हमको बाजार की जो चैन है वो पढ़नी है, उसमें ये लिखा है कि सुपर मार्केट तक किस तरीके से ये जाता है। बायर एंड सेलर टेक प्लेस एट एवरी स्टेप्स इन द चेन, कि खरीदार और बेचने वाले यानी कि क्रेता और विक्रेता के बीच में बाजार में पूरी चेन है। लेट अस रिकॉल हु वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ बायर्स एंड सेलर, कि कौन से लोग जो हैं वो क्रेता हैं और विक्रेता हैं। डिड दे ऑल गेस एज मच? देयर वर पीपल हु मेड प्रॉफिट्स इन द मार्केट एंड देयर वर some who did not gain as much from the buying and selling. Despite their having toiled very hard, they entered little. Can you place them in the table shown here? तो कुछ क्रेता विक्रेता है उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो उसको आपको इस टेबल में शोन करना है। मार्केट एंड इक्वलिटी, बाजार और समानता। द फॉरेन बिजनेस पर्सन्स मेड हक प्रॉफिट इन द मार्केट। तो जो विदेशी बिजनेसमैन है जो कि बाजार
के खरीदार हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर, इतना फैक्ट्री मालिकों को भी नहीं होता है जो कि उस कपड़े को बनाती है। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर barely enough to cover their day-to-day needs. Rarely we saw the small cotton farmer and the weavers at the Europe, but long hours of hard workers. मतलब जो छोटे लोग इन कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कि बुनकर है, किसान है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको फिर भी मजदूरी नहीं मिल रही है। बट दे डिड नॉट गेट द फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस, जो भी वो बना रहे हैं उनको उसका उचित कीमत बाजार में नहीं मिल रही है। द मर्चेंट और ट्रेडर्स आर समवेयर इन द बिटवीन, क्योंकि उनकी जो मध्यस्थता कर रहे हैं वो दलाल कर रहे हैं जो कि व्यापारी हैं। कंपेयर टू द वेवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट्स स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर। जो लोग कपड़ा बना रहे हैं उनसे ज़्यादा उन व्यापारियों को मिल रहा है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा एक्सपोर्टर को मिल रहा है। Thus not everyone gains equally in the market, तो बाजार में हर कोई सामान नहीं कमा रहा है। Democracy is also about getting a fair wages in the market. Whether it's Kanta or Sapna, if family does not earn enough, how would they think of themselves as equal to others? तो जैसे कि कांता और सपना है, उनकी फैमिली भी सामान नहीं कमा रही है, तो प्रजातंत्र में रहते हुए भी लोगों को इन असमानताओं का सामना करना पड़ता है। ऑन वन हैंड द मार्केट ऑफर पीपल अपॉर्चुनिटीज टू वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स एंड दे ग्रो ऑन प्रोड्यूस। एक तरफ बाजार में लोगों को अवसर दिया जा रहा है कि चीज़ें लाएं और बेचें, उत्पादन को बढ़ाएं। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन ऑन द वेवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स ऑन द, मतलब जो किसान है वो तो उगा रहा है कॉटन, और जो बुनकर है वो बाजार में अपना कपड़ा बना कर बेच सकता है। ऑन द अदर हैंड इट्स यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग्स फ्रॉम द मार्केट, दीज आर द पीपल हु हैव मनी एंड ओन द फैक्ट्रीज। तो मतलब एक तो डायरेक्ट किसान है या बुनकर है जो जा सकता है बाजार में, लेकिन इनके बीच में मध्यस्थता करते हैं वो बड़े व्यापारी जो कि इन सब कामों को करने के लिए इन्हें उधार देते हैं। सो वो जो व्यापारी है वो पावरफुल हो जाते हैं मार्केट के अंदर। दीज आर पीपल हु हैव मनी ऑन ओन फैक्ट्रीज, द लार्ज शॉप्स, लार्ज होल्डिंग्स। तो ये बड़े बड़े लोग हैं जिनकी अपनी फैक्ट्री हैं, अपनी दुकानें हैं। द पुअर हैव टू डिपेंड्स ऑन रिच एंड पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स। जो बेचारा गरीब किसान है या गरीब बुनकर है वो इन्हीं बड़े बड़े दलालों के बीच में फंस कर रह जाता है। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स। इन द केस ऑफ द सपना द स्मॉल फार्मर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग फॉर देयर गुड्स इन द पुटिंग आउट सिस्टम एंड मोस्ट ऑफन फॉर द एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स एट द गारमेंट फैक्ट्री। तो सपना का जब हमने उदाहरण देखा तो उसने लोन लिया था और इस कारण से उसको कम कीमत पर अपनी चीज़ को बेचना पड़ा। इसी तरह से फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनसे सारा वसूला जाता है, उन्हें कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर हो जाते हैं वो। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉटेड इन द मार्केट। तो ये गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कई कारणों के कारण, क्योंकि उन्हें उनसे उधार लेना पड़ता है। तो इस कारण से फिर वो उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, उन पर डिपेंड हो जाता है। दे आर वेज टू ओवरकम दीज सच एज फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड इंश्योरिंग दैट लॉज आर followed strictly. In the last chapter, we will read about how one such fish workers cooperative was started on the Thawa River. मतलब हमने अब लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फिशेस वर्कर के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया था। तो ये इस तरीके से बाजार का इसमें एक चैन बताया गया है। फिर अभी कुछ क्वेश्चन से पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर मैं PDF में बनाकर दूंगी। तो इस तरीके से उस पूरी जो बाजार क्रिया है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो जो फॉरेन के जो बायर्स हैं उनको होता है, और उसके बाद जो उनसे थोड़ा कम प्रॉफिट होता है वो उन फैक्ट्री मालिकों को होता है जो कि तैयार माल को बेचते हैं। और जो बेचारे किसान हैं या बुनकर हैं या मजदूर हैं उनका तो केवल शोषण ही होता है, क्योंकि वो जो कमा रहे हैं उससे उनका परिवार भी नहीं चल पाता है। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।